कोई लड़की है जब वो गाती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग इंडिया। पागल है क्या कुछ भी। सॉरी। बीए हिस्ट्री ऑनर्स सेमेस्टर 1 मेजर पेपर का क्वेश्चन पेपर करेंगे जो कि 2025 में पूछा गया है। यह काम किस किस के देगा पहले हम लोग ये जान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाएंगे। पहले देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, उसके बाद क्वेश्चन पेपर के बाद क्या, क्वेश्चन पेपर के बाद आंसर। यहाँ से देखिए आंसर मिलेगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन पेपर को पहले दिखाऊंगा, उसके बाद फिर आंसर दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, फटफटा के आ जाते हैं। तो पेपर का नाम है हिस्ट्री, ठीक है। मेजर पेपर हिस्ट्री, बीए सेमेस्टर 1 मेजर हिस्ट्री। और इसमें आपको पढ़ना है आइडिया ऑफ भारतवर्ष, यानी कि भारतवर्ष का परिचय, ठीक है। भारतवर्ष का परिचय सेम हम लोग बोल सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया का ही छोटा भाई है ये, ठीक है। बीए हिस्ट्री ऑनर सेमेस्टर 1 में जो पढ़िएगा ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया का छोटा भाई है, ठीक है। क्योंकि उसमें आइडिया अंडरस्टैंडिंग इंडिया यानी कि भारत का परिचय, और यही है आइडिया ऑफ भारतवर्ष, भारत का परिचय, ठीक है। बस नाम अलग अलग है, एक का नाम है जूली, एक का नाम है लूजी, ठीक है। मतलब बोलते रहिएगा तो जूली 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 वही आएगा। तो नेक्स्ट 2025 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। यह एनपीयू नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। एनपीयू नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू में स्थित है। 2009 में रांची यूनिवर्सिटी से अलग हो गया, ठीक है। और दोनों का सिलेबस सेम है, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी से ही 1992 में विनोब भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग भी अलग हो गया था। कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा भी 2009 में रांची यूनिवर्सिटी से अलग हुआ है। मतलब मैक्सिमम जो यूनिवर्सिटी है ना, रांची यूनिवर्सिटी का ही पार्ट है, बाप है बाप। रांची यूनिवर्सिटी सब अलग होते गया, ठीक है बेटा बेटी। चलिए तो शुरू करते हैं। ग्रुप ए, यहाँ पे आपका 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। 75 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा, ठीक है। और 75 नंबर में ग्रुप ए और ग्रुप बी दो भागों में बटा है। ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का रहेगा, ग्रुप बी आपका 60 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। ग्रुप ए में 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है, जिसमें देखिए प्राचीन भारत के प्रमुख महाकाव्य कौन से हैं, व्हाट आर द मेजर इपिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। जैसे महाभारत रामायण, ठीक है। तो ये इस टाइप से आपके 5 क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाले। फिर 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन है, जैसे कि वेदों पर टिप्पणी लिखे। इन सभी का आंसर अभी हम लोग करेंगे, हड़बड़ाइए नहीं, अकबकाइए नहीं, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, ठीक है। ग्रुप बी आता है, ग्रुप बी। ग्रुप बी आपका 15 मार्क्स वाला है, और इसमें 6 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से किसी 4 का आंसर करना होता है, ठीक है। भारतवर्ष की अवधारणा, आइडिया ऑफ भारतवर्ष, या अंडरस्टैंडिंग इंडिया भी बोलिए, इसका मतलब भी वही होता है, ठीक है। मतलब दोनों में आपको भारत ही पढ़ना है, तो हिस्ट्री वालों का तो इजी हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग इंडिया। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है ग्रुप ए। इसमें खंड है 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन। पहला प्रश्न है व्हाट आर द मेजर इपिक्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी कि प्राचीन भारत के प्रमुख महाकाव्य कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन भारत के प्रमुख महाकाव्य। इसमें रामायण है जो कि त्रेता युग में हुआ है, ठीक है। राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ठीक है। और महाभारत जो कि द्वापर में हुआ है। 4 गो युग है, आपको मालूम है ना, 4 गो युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। हम लोग कलयुग के नर नारी हैं, ठीक है। कलयुग सबसे अच्छा युग है, वाह। अरे यार सबसे अच्छा है मतलब सबसे अच्छा है, ठीक है। सतयुग में बहुत दास प्रथा ऐसा वो सब होता था यार। कलयुग में आपको खाने के लिए लड़ना नहीं पड़ रहा है, ठीक है। टैक्स वगैरह है, चलो भाई जो भी है। अगला है संस्कृत हिंदी और मराठी लिखने के लिए किस लिपि का प्रयोग करते हैं। तो चाहे आप संस्कृत लिखिए, चाहे हिंदी लिखिए, चाहे मराठी लिखिए, देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। किसमें, देवनागरी लिपि, ठीक है। देवनागरी लिपि, ओके। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो प्रश्न है हमारा सी नंबर कि प्राचीन भारत में चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपने चरक का नाम सुना है, चरक, महर्षि चरक। प्राचीन भारत में चरक को, महर्षि चरक को चिकित्सक के जनक जाना जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी है चरक संहिता के नाम से, ठीक है। तो हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया, महर्षि चरक।
ये थे डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, हम लोग अभी बोलते हैं ना एमडी, एमडी मतलब होता है। अच्छा, आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा शायद, 12th के बाद आदमी एमबीबीएस करता है, एमबीबीएस, ठीक। इसके बाद वो एमबीबीएस जो है एक बैचलर डिग्री है, जैसे आप लोग ग्रेजुएशन का बैचलर डिग्री ले रहे हैं ना, वो भी एक ग्रेजुएशन डिग्री है मेडिकल के फील्ड में। फिर एमडी जो करते हैं, जैसे आप पीजी करते हैं, एमए करते हैं, तो वही आपका एमडी हो गया, मास्टर इन मेडिसिन। कोई एमएस करता है, मास्टर ऑफ सर्जरी। तो सर्जरी के बहुत बड़े डॉक्टर थे प्राचीन काल में, महर्षि सुश्रुत, नाम सुने होंगे महर्षि सुश्रुत, उन्होंने लिखा है सुश्रुत संहिता, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्राचीन काल में सैन्य चिकित्सक के रूप में कौन जाने जाते थे, तो सुश्रुत लिख लीजिएगा, महर्षि सुश्रुत, श्रौ दीजिए, ठीक है, सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत। नेक्स्ट अगला है हमारा, दो प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालयों के नाम बताइए। तो आपको मालूम है नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त ने की थी, और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान पाकिस्तान में है, और इसकी स्थापना किसने की नहीं मुझे मालूम है, लेकिन इसी विश्वविद्यालय से चाणक्य ने पढ़ाई की थी, चाणक्य आचार्य विष्णुगुप्त, ठीक है। और इसके अलावा बोलिएगा तो धर्मपाल ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, धर्मपाल ने, कौन सा, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो गया, यह पाकिस्तान में, नालंदा विश्वविद्यालय। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है, वो भी बिहार में है। अगला है, योग पद्धति का संस्थापक किसे माना जाता है। तो देखिए, चिकित्सक का चरक, शल्य चिकित्सक है महर्षि सुश्रुत, और योग पद्धति के माने जाते हैं महर्षि पतंजलि। आपको ऑप्शन में दे देगा अगर बाबा रामदेव, तो बाबा रामदेव मत टिक मार दीजिएगा बाबा, ठीक है। तो महर्षि पतंजलि जो हैं ये योग के जनक हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न 5 मार्क्स के लिए, और 5 मार्क्स का जो आपके एग्जाम में आएगा, इसका आंसर आपको करना है कितना वर्ड्स में, 5 मार्क्स के प्रश्नों का करना है 150 शब्दों में। यूं बोले कि एक खड़ा पन्ना का दोनों साइड, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होता है, तो दोनों साइड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसका क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर मैं लगभग 3 गो अपलोड किया हूँ, और इसके नोट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी अपलोड है, चैनल पे भी अपलोड है, यूट्यूब के चैनल पे भी, और हमारे ऐप पे तो ऑलरेडी अपलोड ही है, ठीक है। तो जो लोग ऐप इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इंस्टॉल फ्री में है, अगर आपको कोर्स लेना है तो 60 रुपया लगेगा, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। 60 रुपया केवल एक सेमेस्टर का नहीं, 8 सेमेस्टर का, मतलब 4 साल, हाँ भाई 4 साल, आप भूल जाइएगा कि 60 रुपया कब दिए थे। 8 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेमेस्टर कंप्लीट करा जाएगा सिर्फ 60 रुपया में, ठीक है। और केवल एक मेजर सब्जेक्ट नहीं, मेजर, माइनर, सेक, भैक, एमडीसी, जितना है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, जेंडर इक्वलिटी, सब ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा और वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो जो लोग इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिए, अभी कीजिएगा, नहीं कीजिएगा सेमेस्टर 2 में कीजिएगा, सेमेस्टर 2 में कीजिएगा, 3 में कीजिएगा, इससे अच्छा है कि अभी कर लीजिए। चलिए जो भी है, नहीं करेंगे फिर भी फ्री में बहुत सारा है, ऐप को इंस्टॉल हर कोई कर लीजिएगा। अगला है, तो वेद के बारे में हम लोग जानते हैं कि वेद जो है भारतीय संस्कृति और धर्म का सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ है। आपको मालूम है 4 गो वेद है, कौन कौन, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है ये, यजुर्वेद, फिर सामवेद, और फिर अथर्ववेद, ठीक है। इनमें से स्रोत, ठीक है, मतलब स्त्रोत, तंत्र, मंत्र, यज्ञ, संगीत, औषधि, खगोल, दर्शन, इन सब में ये जो 4 वेद है इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है। और विभिन्न आयामों का उल्लेख किया गया है, जैसे अगर बात करें तो संगीत के लिए सामवेद है, सामवेद, सारे गामा पधा निसा सुने हैं ना, वो सामवेद से, संगीत से है, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं औषधि के बारे में, ठीक है। तो औषधि के बारे में आपको, जैसे जड़ी बूटी बोलते हैं, ठीक है, यजुर्वेद, तो ये आपका आयुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद औषधि से। अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र विद्या, ये सब मंत्र तंत्र, ठीक है, जितना भी होता है ना, हाँ, तो ये आपका अथर्ववेद में आता है, तंत्र विद्या, जादू टोना, ठीक है। गायत्री मंत्र आपका पूजा पाठ के लिए है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद जो है, इसी से गायत्री मंत्र का उच्चारण हुआ है। क्या बोलते हैं गायत्री मंत्र, किसको किसको याद है, क्या बोलते हैं जी, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है, ठीक है। वेदों को औपचारिक माना जा गया है, और इन्हें किसी भी मानव से नहीं रचा बल्कि ऋषियों ने रचा गया है, ठीक है, ऋषियों
को श्रुति के रूप में प्राप्त हुए हैं और बोला जाता है कि वेदों की रचना ब्रह्मा के मुख से हुई है। कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं कि वेद को किसने लिखा है। ठीक है, वेद न केवल धार्मिक ग्रंथ है बल्कि वैज्ञानिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। ठीक है, चलिए इतना लिख दीजिएगा, आपका 5 नंबर के लिए काफी है। नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्राम स्वराज, यानी कि ग्राम स्वराज पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। देखिए, ग्राम स्वराज प्राचीन काल में भी चलता है और अभी भी चलता है। ठीक है, ग्राम स्वराज, स्वराज मतलब अपना राज, स्व मतलब अपना, राज्य मतलब अपना शासन, यानी कि गांव पे अपना शासन। ठीक है, इसी को ग्राम स्वराज की मूल बात कहते हैं और महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तुत की गई थी ग्राम स्वराज का अर्थ। इसका अर्थ है कि गांव का अपना शासन। ठीक है, स्व शासन मतलब अपना शासन। इसमें ग्राम पंचायतें स्वतंत्र रूप से निर्णय लेकर गांव का विकास करें। ठीक है, जब भी कोई झगड़ा हो, कोई मुसीबत आए तो वो खुद इस डील को हैंडल करे। ये सब लिखना है आपको, एग्जाम में लिखना है कि गांव में कभी बाढ़ आए, सूखा आए या किसी आदमी आपस में झगड़ा हो जाए। ठीक है, किसी की बेटी की शादी हो रहा है, कोई भाग के चला गया तो फलना ढिमका बहुत सारा होता है। तो फिर उस टाइम पे केस फौदारी, मारा पीटा, कूटा कूटी, एकदम पंचायत फौदारी होता है। तो ये सब गांव में ही निपटे, पुलिस के पास न जाए, इसलिए ग्राम स्वराज बनाया गया है। ठीक है, ग्राम स्वराज में आत्मनिर्भरता, ठीक है, लोकतंत्र यानी कि झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, ठीक है, समानता, जब भी बात आए किसी भी संस्कृति कल्चर को ऑर्गेनाइज करने की तो समानता लाई जाए, सहभागिता पर बल दिया जाए। गांधी जी का मानना था कि भारत का वास्तविक विकास गांवों में सशक्तिकरण में ही निहित है। और एक वर्ड लिख लीजिएगा कि महात्मा गांधी बोलते थे कि मेरी आत्मा गांव में बसती है या फिर भारत की आत्मा गांव में बसती है, ऐसा महात्मा गांधी का कहना था। बाकी आप लोग खुद लिख लीजिएगा। और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग जो है गांव में ही रहते हैं, मैं भी गांव में ही रहता हूँ। ठीक है, चलिए अगला है ग्रुप बी। तो ग्रुप बी शुरू होता है यहाँ से 15 मार्क्स का। कितना नंबर? 15। कहाँ गया जी 15 नंबर? यहाँ से। और इसका आंसर आपको एग्जाम में 500 शब्दों में करना है। यहाँ पे मैंने 200 शब्दों में किया है, ज़्यादा नहीं लिखा हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलिएगा इतना लंबा लंबा। हाँ रे भाई, इतना लंबा लंबा। ठीक है, डरिए मत देख के। तो 15 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको करना है कितने वर्ड्स में? तो 500 शब्दों में। खड़ा पन्ना में बात करें तो 3 खड़ा पन्ना मतलब 6 पेज। ठीक है, लिखने की स्पीड एकदम जिसके धाकड़ है, ठीक है, एकदम रॉकेट की तरह लिखते हैं वो 3 खड़ा पन्ना में। लिखने की स्पीड जिसके स्लो है, एकदम लुसुक लुसुक लिखते हैं बैलगाड़ी की तरह, तो आप 2 खड़ा पन्ना में आंसर कीजिए। ठीक है, लेकिन इससे कम में कीजिएगा तो फिर फेल हो जाइएगा, इसलिए संभल के बाबू। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है भारतवर्ष की अवधारणा का वर्णन करें। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष शब्द का कहाँ गया? भारतवर्ष शब्द का उल्लेख, यानी कि ये जो भारतवर्ष है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारत जो है इसका अनेक नाम है। आपको मालूम है कौन कौन नाम? भारत, ठीक, और क्या है? इंडिया, ठीक है, INDA, इंडिया, और क्या है? हिंदुस्तान, ठीक, हिंदुस्तान हम लोग बोलते हैं। और कौन सा है? आर्यावर्त। और नाम मालूम है क्या? मुझे तो मालूम है, आर्यावर्त। और क्या है? जम्बू द्वीप। ये 5 गो नाम याद कर लीजिएगा। जम्बू द्वीप, भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यावर्त और जम्बू द्वीप। ठीक है, ये 5 नाम है भारत का। तो प्राचीन काल में भारतवर्ष की अवधारणा कैसे हुई कि भारतवर्ष शब्द का जो उल्लेख है प्राचीन ग्रंथों से मिलता है। ठीक है, आपको मालूम होगा राजा भरत का नाम। तो भारतवर्ष नाम की उत्पत्ति राजा भरत से मानी जाती है। और राजा भरत किसके पुत्र थे? तो माता शकुंतला और राजा दुष्यंत के बेटा थे। आपने देखा है शिशु मंदिर वाला वो फोटो, शिशु मंदिर, जिसमें एक बच्चा बाघ के साथ मुंह का दांत गिनता, बाघ का मुंह में दांत गिन रहा है, वही भरत है। भरत बचपन में इतने बहादुर थे, तेजस्वी थे कि वे बाघ के दांत गिनते थे। ठीक है, तो राजा भरत के नाम से मानी जाती है। विष्णु पुराण, महाभारत जैसे ग्रंथों में इसे उस भूभाग के रूप में वर्णित किया गया है जो हिमालय से समुद्र तक फैला है। ठीक है, भारतवर्ष केवल भौगोलिक सीमा का द्योतक नहीं है, बल्कि यह संस्कृति, एकता और सभ्यता का प्रतीक है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट, प्राचीन समय से ही भारतवर्ष विभिन्न भाषाओं, ठीक है, आपको मालूम है कि पहले संस्कृत चलता था, फिर पाली आया, फिर ब्राह्मी आया, फिर खरोष्टी आया, फिर खड़ी हिंदी, उसके बाद इसी तरह से भाषा बदलते गया है। तो प्राचीन समय से ही भारतवर्ष विभिन्न भाषाओं, धर्मों, जातियों और
संस्कृति का संगम स्थल रहा है। यहाँ वैदिक संस्कृति, ठीक है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, योग, आयुर्वेद जैसी परंपराओं ने जन्म लिया। भारतवर्ष की अवधारणा में यह विश्वास निहित है कि यह भूमि देवताओं की धरा है, यानी कि यह जो भारत है यह देवताओं की भूमि है और यहाँ धर्म, नीति और सत्य की प्रतिष्ठा होती है। ठीक है, आज भी भारतवर्ष की कल्पना भारतीय राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक धरोहर की रूप में मानी जाती है। देखिए, भारत कभी भी कितना भी अलग रहे, लेकिन जब हमारे देश पे बात आती है ना तो हम सब एक हो जाते हैं। केवल नाम का, कहने का बात है भाई, पहले नहीं होते थे, अब हो रहे हैं। ठीक है, अगर एक होते हैं तब तो फिर हम लोग 1857 की क्रांति में लड़ के आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको लिखना है कि भारतीय एक दूसरे में जाति, राष्ट्रता, धर्म, इन सब के नाम पे कूटा कूटी, एकदम मारा पीटा, चाबा चौथा होते रहता है। ठीक है, मतलब बोलने का मैं ठेठ भाषा में प्रयोग करता हूँ कि उन लोग आपसी मतभेद पाया जाता है इनमें। ठीक है, लेकिन हम लोग किताबी रूप में, किताबी भाषा में प्रयोग करते हैं कि हम सब आपस में एक हैं। ठीक है, यह लेकिन वास्तव में हम लोग एक है भाई। हम लोग को अलग कौन कर रहा था मालूम है ना? अंग्रेज लोग। ठीक है, तो अगर आप अंग्रेज की बातों में आइएगा या मीडिया की बातों में आइएगा तो लगेगा कि वास्तव में हिंदू मुस्लिम एकदम कट्टर दुश्मन है, लेकिन रियलिटी में देखिए बहुत सारा दोस्त आपका हिंदू होगा, बहुत सारा दोस्त आपका मुस्लिम होगा, बहुत सारा क्रिश्चियन होगा। ठीक है, मेरे भी दोस्त हैं, सब धर्म से हैं। ठीक है, तो यह न केवल भौगोलिक पहचान है बल्कि हमारी आत्मीयता का प्रतीक है, लेकिन बशर्ते कि आपके पास अपना दिमाग हो। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कहे और आप उसकी बातों में आ जाइएगा। ठीक है, तो इसलिए फूट डालो और राज करो की नीति पे आपको नहीं आना है, अदरवाइज आपका दिमाग क्या बोलेंगे, फिर आपका दिमाग दिमाग नहीं है। अगला है भारतीय कला संस्कृति के प्रमुख विशेषताएं क्या है? व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर? ठीक है, तो भारत की कला और संस्कृति, देखिए भारत की कला और संस्कृति का इतिहास बहुत समृद्ध है, बहुत पुराना है। हर एक राज्य में यहाँ पे अलग अलग डांस पाया जाता है, सब लिखना है आपको। ठीक है, इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें अनेकता के बीच एकता दिखाई देती है। भारत की कला धार्मिक आध्यात्मिक मूल्यों पर गहरा प्रभाव डालती है, जैसे मंदिर कला, ठीक है, वास्तुकला है, मूर्ति कला है, चित्रकला है, नृत्य संगीत है। नृत्य में जब भी आइएगा तो बोल दीजिएगा, जैसे कि झारखंड में छऊ नृत्य है। ठीक है, तमिलनाडु में कथकली है, सॉरी तमिलनाडु में भरतनाट्यम है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी है। उस तरह से सबको बताना है। कर्नाटक में यक्षगान है, असम में सत्रिया होता है, पंजाब में भंगड़ा होता है, गुजरात में डांडिया होता है। ठीक है, तो सबका अपना अपना है। जितना जानते हैं उतना लिख के भर दीजिएगा, यहीं पे आपका वो ज्ञान है जहाँ पे प्रयोग होता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति सहिष्णुता, सार्वभौमिकता, मानवता पर आधारित है। यहाँ वैदिक संस्कृति, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सूफी परंपरा, सूफी मतलब इस्लाम, भक्ति आंदोलन, ठीक है, ने संस्कृति को समृद्ध किया है। नृत्य हो गया भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी आदि। संगीत में बोल देते हैं तो शास्त्रीय संगीत, ठीक है, खड़ी फिर बोली होता है हम लोग का अपना भाषा, करम गीत, सोहराय गीत। करम गीत किसको किसको आता है जी? इटी इटी जावा, किया किया जावा। तो फिर इसके अलावा हाथ शिल्प कला, हम लोगों में बहुत सारी गुण है। ठीक है, इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति का वैश्विक दृष्टिकोण, हम लोग जो है पूरे विश्व को एक मानते हैं। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम, ये वर्ड याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? कि समस्त विश्व एक परिवार है। समस्त विश्व एक परिवार है, पूरा का पूरा विश्व, हम लोग पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। ठीक है, के विचार में झलकता है। कुल मिलाकर भारतीय कला और संस्कृति मानव जीवन को सौंदर्य, नैतिकता और आध्यात्मिकता से भर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा छठा क्वेश्चन, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा और उसके महत्व का विश्लेषण करें। ठीक है, तो एनालाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम एंड इट्स सिग्निफिकेंस। वसुधैव कुटुंबकम संस्कृति का एक महान विचार है जिसका अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है, यानी कि समस्त विश्व हमारा परिवार है। ठीक है, इसका उल्लेख महाउपनिषद में मिलता है। इस विचार में समस्त मानव जाति को एक परिवार का अंग माना गया है। ठीक है, अगर पूछे कि वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या है, कि संपूर्ण विश्व या संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण मानव जाति हमारा एक परिवार है। यह भारतीय दर्शन की सार्वभौमिकता और उदारता को व्यक्त करता है। ठीक है, इस अवधारणा के अनुसार सभी मनुष्य, चाहे उनका धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति कुछ भी हो, वे एक ही परिवार के सदस्य हैं। ठीक है,
इसमें सहयोग, भाईचारा, समानता और शांति का संदेश निहित है। ठीक है। आज की वैश्विक दुनिया में जब युद्ध, आतंकवाद, जातीय संघर्ष बढ़ रहे हैं, यह विचार भी प्रासंगिक हो गया है। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, आपको मालूम होगा, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ के बारे में जानते हैं या नहीं, आई डोंट नो। ठीक है। यह विश्व का सभी देशों का एक संगठन है। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत इस विचार को बार बार प्रस्तुत करता है, इसका महत्व है, और यह विश्व शांति, मानव कल्याण और वैश्विकता में आगे बढ़ाया गया है। इसको प्रमोट करने के लिए देखिएगा कि स्कूलों में वसुधैव कुटुंबकम का जो क्या बोलते हैं उसको, वो लोगो लगाया गया है। इसके अलावा जो आप ट्रेन देखते हैं, जो ट्रेन चलता है वंदे भारत, उसमें भी लिखा गया है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। वंदे भारत एक्सप्रेस में जब भी आप गौर किए होंगे तो लिखा होगा वसुधैव कुटुंबकम। इसके अलावा जितना भी केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय हो गया, या पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, नवोदय विद्यालय, उन सभी में लिखा है वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है। ये सब आपको लिख देना है, मजाक नहीं। तो उसको लगेगा कि भाई बच्चा रियलिटी में यह जानता है। ठीक है। अगला आता है 7वां प्रश्न, प्राचीन भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन इंडियन एंशिएंट इंडियन। ठीक है। तो देखिए, प्राचीन भारत में चिकित्सा पद्धति के बारे में हम 2 डॉक्टर के नाम बताए थे। कौन? एक महर्षि चरक। ठीक है। महर्षि, ऋषि लिखने आता है जी, ये री होता है। ठीक है। तो महर्षि चरक, अरे यार पेन तो चलता भी नहीं है। ठीक है। महर्षि चरक, और कौन है महर्षि? सुश्रुत। सुश्रुत। ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा, सुश्रुत लिखिएगा, सुश्रुत। ठीक है। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, एक बार आप चेक कर सकते हैं। तो प्राचीन भारत में आपको ये सब जब मैं जो बता रहा हूं सबको भी लिखना है, और जो लिखा है उसको भी लिखना है। प्राचीन भारत में चिकित्सा अत्यंत उन्नत था। ठीक है। इसे आयुर्वेद के नाम से जाना जाता था। आपको मालूम है पहले वेद हुआ करते थे, वैद्य जी। ठीक है। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है जीवन का विज्ञान। आयुर मतलब क्या होता है? जीवन, और वेद मतलब होता है विज्ञान। ठीक है। आयुर मतलब आयु, आयु जीवन। ठीक है। यानी कि जीवन का विज्ञान। आयुर्वेद का मतलब क्या होता है? जीवन का विज्ञान। मुझे लगता है आपको नहीं मालूम होगा। आपको क्या, मुझे भी नहीं मालूम था। तो ठीक है, कि आयुर्वेद का वास्तविक मूल अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। ठीक है। और आयुर्वेद के पितामह यानी कि आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? धन्वंतरी। धन्वंतरी। ठीक है। धन्वंतरी एक पुरस्कार भी दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। तो इसके मूल ग्रंथ चरक संहिता, ठीक है, और सुश्रुत संहिता है। चरक संहिता को महर्षि चरक ने लिखा है, सुश्रुत संहिता को महर्षि सुश्रुत ने लिखा है। देखिए ये सही स्पेलिंग है। चरक को आंतरिक चिकित्सा का जनक माना जाता है, यानी कि ये पूरे के पूरे होल बॉडी के चिकित्सक थे। जबकि सुश्रुत शल्य चिकित्सा थे, यानी कि सर्जरी करते थे। आप कान काट दीजिए, ठीक है, एक अंग्रेज का कान काट दिया गया था, तो कौन जो था, क्या जो पेड़ का लेस लगा के यार उसका कान को चिपका दिया था। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा, अंग प्रत्यारोपण, अंग प्रत्यारोपण मतलब जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, ठीक है, होता है ना ट्रांसप्लांट, मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। वो सनम देखें, सनम रे, वो सॉन्ग उठो, तो उसमें व्यक्ति हार्ट ट्रांसप्लांट करता है। ठीक है। तो ये सब प्रत्यारोपण का काम करते थे महर्षि सुश्रुत। प्लास्टिक सर्जरी जैसी विधियों का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद शरीर, मन और आत्मा तीनों के संतुलन पर आधारित है। आयुर्वेद क्या है? शरीर, मन और आत्मा। शरीर मतलब हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर बॉडी का, मन मतलब साइकोलॉजिकल, ठीक है, मेंटल, और आत्मा मतलब आध्यात्मिक। ठीक है। इन तीनों लेवल पे काम करता है आयुर्वेद। इसके अतिरिक्त योग, ठीक है, और ध्यान पर भी उपचार महत्वपूर्ण थे। औषधियों के लिए जड़ी बूटी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। रामायण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, संजीवनी बूटी। ठीक है। प्राचीन चिकित्सा प्रणाली का महत्व आज भी बना हुआ है। आधुनिक चिकित्सा के साथ आज इसका भी प्रयोग होता है। चलिए अब आप जब आए हैं तो मैं बता देता हूँ। आप लोग जो अंग्रेजी दवाई खाते हैं, टेबलेट, पैरासीटामोल हो गया, टैक्सिम हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है, पेनोडिन हो गया, जितना भी ये सब खाते हैं, ये जो जितना भी मेडिसिन है, ठीक है, ये सब क्या है? तो ये सब आपका एलोपैथी कहलाता है। क्या कहलाता है? एलोपैथी। ठीक है। एलोपैथी। ठीक है, एलोपैथी। और इसके अलावा आप
आयुर्वेदिक को तो जानते होंगे, आयुर्वेद जब भी अब हम लोग पढ़े जड़ी बूटी, ठीक है। आयुर्वेद, आयुर्वेद के अलावा क्या होता है, दो हो गया। हेम्योपैथी नाम सुने हैं, हेम्योपैथी जिसमें संतुलन के आधार पर दिया जाता है, एकदम छोटा छोटा गुलठू गुलठू एकदम चॉकलेट जैसा रहेगा, चार पांच गो खाने को बोलेगा, पांच गो छह गो दिन में 4 बार 6 बार, ठीक है। पानी घोल के देता है मीठा वाला, तो वो हेम्योपैथी है, ठीक है। हेम्योपैथी एज पर इंग्लिश लीजिएगा। और चौथा क्या है, तो पहला तो हो गया हमारा एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी। और पांचवा है एगो हमारा, क्या होते हैं उसको, बोलते हैं यूनानी टेक्निक। क्या बोलते हैं, यूनानी पद्धति। यूनानी पद्धति में क्या किया जाता है कि बॉडी को एक्यूपेंचर करता है, छोटा छोटा बॉडी में सुई भोग देगा, ठीक है। तो यूनानी पद्धति एक्यूपेंचर पे आधारित है, वो बॉडी पे छोटे छोटे सुई चुभोती है और उस पर उपचार करती है। तो ये 4 गो टेक्निक याद रख लीजिएगा। एलोपैथी में एमबीबीएस होता है, आयुर्वेद में क्या जो बोलते हैं यार, बीएचएमएस होता है, और होम्योपैथी में भी एमबीबीएस होता है। मतलब सब में आजकल एमबीबीएस हो रहा है, सब में बैचलर का डिग्री है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपने जान लिया। इसके अलावा मैं एक कहानी सुनाता हूँ कि महर्षि जब सुश्रुत थे, जो शल्य चिकित्सक थे, वो जब बच्चों को अपना प्रैक्टिकल करवाते थे अपने टाइम पे, उस टाइम पे वो स्केलेटन मतलब कंकाल जो है ना, जब व्यक्ति का कंकाल कहाँ से लाते थे मालूम है, कोई व्यक्ति मर गया तो उसको शमशान घाट से लेते आते थे, ठीक है। या कोई व्यक्ति तोप दिया है तो उसको लेते आते थे, ठीक है। तोपा हुआ व्यक्ति को खोद के निकाल के लाते थे और वो उसको नदी में रख देते थे। इससे क्या होता था, जैसे ये नदी है मान लीजिए, ठीक है, आप नदी में इसको गाड़ दिया और इधर से भी रस्सी बांध दिया, इधर से भी रस्सी बांध दिया, ठीक है। और इसको पूरा का पूरा टाइट से बांध दिया। अब क्या है, नदी में ये पानी छील छील के व्यक्ति का बॉडी का मांस पूरा निकल जाता है, केवल हड्डी बच जाता है, ठीक है। तो ये हड्डी बच गया तो ये क्या हो गया, स्केलेटन हो गया, कंकाल तंत्र। अब बच्चों को इससे प्रैक्टिकल करना सिखा देते हैं, समझ रहे हैं। आदमी का देख के रूह कांप जाएगा, डरे भाग जाएगा कि भाग रे बेटा, पेंट में पेशाब कर लेगा। डॉक्टर सब उसको चीड़-फाड़ करता है, समझ रहे हैं। शल्य चिकित्सक से भाई क्या बताएं, भूत भी डरता है। उन लोग सोचिए, जो मरा हुआ व्यक्ति का आदमी देखने से डरता है, उन लोग उसको बॉडी का गुर्दा, किडनी, क्या क्या, आँख ताँख कलेजा गुर्दा सब निकाल लेता है यार, ठीक है, बिना डरे। तो डॉक्टर को भगवान का सेकंड रूप इसीलिए कहा जाता है कि भाई डॉक्टर से पंगा नहीं है भाई। समय में ना कितना भी बड़ा पीएम हो, सीएम हो, कुछ भी हो, हाथ जोड़ने पे विवश कर देगा आपको, ठीक है। मान लीजिए आपका वाइफ का कुछ हो गया, आपके आप बच्चा का हो गया, आपकी माँ का हो गया, आपके बहन का हो गया, हाथ जोड़ दीजिएगा एकदम, कितना भी बड़ा आदमी है भाई, हाथ जोड़ते हैं ठीक कर दो। इसलिए डॉक्टर को हमेशा रिस्पेक्ट से बात कीजिएगा, ठीक है। 8वां प्रश्न है, भारतीय भाषा लिपि के विकास का संक्षिप्त में वर्णन करें। तो देखिए, भारत में बहुत सारा भाषा है, आपको मालूम है, हर एक राज्य में अलग भाषा है, खौठा, बांग्ला, ठीक है। हमारे झारखंड में ही इतना है, नागपुरी है, पंच परगनिया है, हो है, कुड़ू है, कुरमाली है, ठीक है, बंगाली है। गुजरात में गुजराती है, पंजाब में पंजाबी है, तमिल, मलयालम। तो हर राज्य में अपना भाषा है, यानी कि भारत में भाषा की कमी नहीं है, ठीक है। भारत भाषा और लिपि विकास अत्यंत प्राचीन है। सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत को मानी जाती है, जिसे देववाणी भी कहा जाता है, यानी कि देवों के द्वारा दिया गया भाषा। वैदिक साहित्य की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वैदिक संस्कृति में रचा गया है संस्कृत को, संस्कृत वेदों के टाइम से ही रचा गया है। समय के साथ प्राकृतिक भाषा आया, फिर अपभ्रंश भाषाएं विकसित हुई, ठीक है। मौर्य काल में फिर ब्राह्मी भाषा का प्रयोग होने लगा, ठीक है। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि में लिखे गए, खरोष्ठी से ही खोरठा भाषा का उत्पन्न हुआ है। बाद में गुप्त काल में फिर नगरी लिपि का विकास हुआ। यानी कि समय के साथ बदलना रहा है, आदमी समय के साथ बदल रहा है, ठीक है। भाषा भी बदलता जा रहा है। एक कहावत है कि डेगे डेगे पानी बदले और 4 डेग में वानी, यानी कि आप 2 गज चलिएगा तो आपको पानी का स्वाद अलग लगेगा, और थोड़ा ज्यादा जाइएगा तो आपको भाषा बदलता हुआ मिलेगा, ठीक है। आज भारत में संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को रखा गया है। झारखंड से 47 भाषा को रखा गया है 2003 में, ठीक है। अनुसूचित भाषाएं हैं और सैकड़ों बोलियां पाई जाती हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, उर्दू जैसी भाषाएं भारत की संस्कृति की विविधता को दर्शाती हैं। आप एग्जाम में और डिटेल में लिख दीजिएगा, जैसे पंजाब में पंजाबी चलता है, गुजरात में गुजराती चलता है, पूरा लिख के भर दीजिएगा। तमिलनाडु में तमिल चलता है, कर्नाटक में कन्नड़ चलता है, ठीक है, केरल में मलयालम चलता है, यूपी में हिंदी चलता है, झारखंड में हिंदी चलता है, तम तेलुगु चलता है, सॉरी
संथाली चलता है, कोरठा चलता है, नागपुरी चलता है, ये सब पूरा लिख देना है। इस प्रकार कि भारतीय भाषा लिपि का विकास न केवल संचार का साधन बना है बल्कि साहित्य यानी कि किताबों के लिखने में भी प्रयोग किए हैं, संस्कृति के रूप में भी प्रयोग किए हैं और इतिहास को जानने में भी प्रयोग किए हैं। और अब आपको यह भी लिखना है कि अब धीरे धीरे हिंदी भी कम होते जा रहा है, अब इंग्लिश का प्रचलन बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि आज देखिए कुरकुरे के पैकेट में भी इंग्लिश से लेकर के आप जो भी चीज खाते हैं पीते हैं, स्कूल हो, ठीक है, जितना भी आजकल तो मैक्सिमम लोग इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ता है उसी लग का ज्यादा लाइफ अच्छा से सेट होता है। रियलिटी बता रहा हूँ, हिंदी मीडियम तो केवल नाम मात्र का पढ़ाई है। और क्या लगता है आपकी बीए करके बहुत अच्छा आप लाइफ स्टाइल बन लेंगे? नहीं, बीए इज ए जस्ट नॉर्मल डिग्री, ठीक है, जो आपको केवल एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर सकता है, इससे जॉब वॉब नहीं लगता है। बीए किया हुआ ना, भारत में आपको करोड़ों व्यक्ति मिलेंगे, करोड़ों बीए किया हुआ, और आप लोग बीए करके कोई खास बहुत बड़ा महान काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मन में घमंड नहीं लीजिएगा कि हम बीए कर रहे हैं। अरे भाई, बीए जस्ट अ कॉमन डिग्री, जो आदमी कुछ भी नहीं करता है ना वो भी आजकल बीए करता है। ठीक है, इसलिए मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागिएगा, आप लोग कुछ ना कुछ अपना स्किल सीखिए, हाथ का कला का जो भी स्किल है। ठीक है, चलिए अंतिम प्रश्न है, गणित के क्षेत्र में प्राचीन भारत के योगदान के बारे में बताना है। तो आपको मालूम है जब जीरो दिया मेरे भारत ने, आर्यभट्ट। ठीक है, प्राचीन भारत का गणित योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। सबसे बड़ा योगदान क्या है? जीरो की खोज, जिसे आर्यभट्ट ने खोजा है। ठीक है, ब्रह्मगुप्त ने विकसित किया है और शून्य ने गणित और विज्ञान को नई दिशा दी है। ठीक है, अगर शून्य नहीं होता तो सोच के देखिए पहाड़ा गिनती कैसा होता। आर्यभट्ट ने पाई का सटीक मान बताया था, कितना? 22/7। ठीक है, पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक है, 3.142 ने कितना बोलते हैं? चलिए, खगोल गणना में सुधार हुआ। भास्कराचार्य ने बीज गणित मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, कलन कैलकुलेशन की प्रारंभिक अवधारणा दी। आपको नाम याद रखना है, जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। ठीक है, भास्कराचार्य ने बीजगणित की खोज की। ठीक है, पिंगलाचार्य ने बाइनरी संख्या पद्धति की खोज की, बाइनल नंबर सिस्टम, ऐसा ऐसा देखें इस तरह से लिखा जाता है 0 1 1 0 1 2 0 0, खाली जीरो और वन का ही प्रयोग होता है। इसको बोलते हैं द्विधारी अंक पद्धति, हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी संख्या प्रणाली। ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम। तो यह पिंगलाचार्य ने किया। भारत में ज्यामिति का प्रयोग यज्ञ वेद, ठीक है, मतलब यज्ञ वेदियों के निर्माण में किया गया। त्रिकोणमिति की अवधारणा जिया और कोन्या, ठीक है, कोंजिया शब्दों से विकसित हुई। त्रिकोणमिति ये आपको मालूम है ना, समकोण त्रिभुज पे आधारित है त्रिकोणमिति पूरा का पूरा। ये होता है, क्या होता है? ये आपका होता है लंब, ये होता है आधार, और ये होता है कर्ण। और त्रिकोणमिति का फॉर्मूला लिख दीजिएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस इज इक्वल टू एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्या होता है? लंब का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, भारतीय गणित का प्रभाव अरब और यूरोप तक पहुंचा है, बाद में आधुनिक गणित का आधार बना, और आज भी भारतीय गणित को विश्व वैज्ञानिक धरोहर का मूल्य मानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है, और नहीं है, बस खत्म हो गया, इतना ही है। ठीक है, 13 पेज का पीडीएफ था, कंप्लीट कर दिया। और बोलिएगा नोट्स, नोट्स ऑलरेडी अपलोड है यार, चैनल पे भी अपलोड है, और ये एंड स्क्रीन पे मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे एक वीडियो दे रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड है, चैनल पे भी अपलोड है। जो लोग ऐप को इंस्टॉल नहीं किए, इंस्टॉल करके रख लीजिएगा, वरना बाद में पछताइएगा यार। ठीक है, अभी गर्लफ्रेंड बोलेगी ना कि 60 रुपया भेजो ना बाबू, तो बोलेगा 60 रुपया क्या, 200 रुपया लो। ठीक है, और 60 रुपया अपना पढ़ाई के लिए खर्चा करने बोल रहे हैं, और वो भी एक सेमेस्टर नहीं, 8 सेमेस्टर, और वो भी एक सब्जेक्ट नहीं, ऑल सब्जेक्ट। चलिए, आपकी जैसी मर्जी। ठीक है, इट्स योर चॉइस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और शाम को डेली एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया का वीडियो आता है, उसको देखिएगा, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग इंडिया आपका ऑब्जेक्टिव होगा 100 मार्क्स का। ओके, बाय। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। जोहार।